प्रयागराज के बाघंबरी मठ में संदिग्ध हालात में उनकी मौत की खबर सामने आई। उनके मौत को लेकर अभी तक पुलिस या प्रशासन की ओर से ठोस जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मौके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी भीड़ इस वक्त उमड़ पड़ी है। जो कोई भी उनके अनुयायी हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो सब पहुंच रहे हैं और पुलिस की भी भारी तादाद में मौजूदगी है। महंत नरेंद्र गिरी सनातन परंपरा के सभी 13 अखाड़ों की परिषद के अध्यक्ष थे। आपको बता दें, हरिद्वार में जो कुंभ लगा था उस दौरान वो कोरोना से संक्रमित भी हुए थे, बाद में वो रिकवर हो गए थे, लेकिन अचानक से इस तरह से उनका जाना, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाना, ये बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़कर गया है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को इस बारे में जानकारी दीजिए। कमरे में फंदे से लटकती हुई मिला है उनका शव, और क्या जानकारी मिल रही है? फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है, स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से क्या जानकारी दी गई है? अभिषेक, देखिए, पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले की प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं की है। उन्होंने सिर्फ इसे कंफर्म किया है कि उनकी फंदे से लटकती हुई उनका शरीर मिला है। लेकिन चित्रा, आप ये समझ लीजिए कि ये ऐसी घटना है जिसने सबको अचानक से हैरत में डाल दिया है। उनका जो घर है जहां पर उनकी डेड बॉडी मिली है, उनका फंदे से लटकता हुआ शव मिला है, उसके सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थे और उसके बाद उसके भीतर वो शव फंदे से लटकता हुआ मिला है। पूरी पुलिस फोर्स उस पूरे बाघंबरी मठ के चारों तरफ तैनात थी। जो फॉरेंसिक टीम है वो वहां पहुंच चुकी है। लेकिन हम इस वक्त अगर हम चर्चा कर लें उनकी, कि आखिर 24 घंटे पहले तक जो संत बिल्कुल फिट, तंदुरुस्त, हंसता मुस्कुराता, खिलखिलाता, बात करता हुआ दिखाई दे रहा था, आखिर इन 24-36 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है? एक बहुत बड़ा नाम इस वक्त, जिसे हम कह सकते हैं ना कि कंटेम्पररी जो ये टाइम है, इस वक्त जो भी संत आप इस वक्त नाम लें, उसमें प्रयागराज के आचार्य नरेंद्र गिरी का ये का यूं चले जाना किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ क्या है। अगर हम विवादों से देखें तो कुछ पुराने विवाद जरूर चल रहे हैं। उस बाघंबरी मठ का महंत कौन होगा, इसे लेकर के, और अपने उनके जो शिष्य रहे हैं, बाद में जिसे उन्होंने क्षमा कर दिया था, पहले उन्होंने अपने मठ से निकाल दिया था, बाद में उन्होंने जब क्षमा याचना की थी आनंद गिरी तो उसे वापस भी लिया था, उसे माफ भी किया था। तो कई ऐसे सवाल हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि किसी को यह नहीं मालूम कि मठ के भीतर आखिर वो कौन सी बात रही जिसकी वजह से आज आचार्य नरेंद्र गिरी हमारे बीच नहीं है। लेकिन इन जिन 13 मठों की बात उन्होंने की है कि सभी अखाड़ों के वो अध्यक्ष थे, सभी अखाड़ों के अध्यक्ष थे। महामंडलेश्वर उनके द्वारा ही चुने जाते थे। अगर कोई महामंडलेश्वर होता है तो उनके द्वारा ही चुना जाता था अखाड़ों का। कुल मिलाकर के इतनी बड़ी क्षति, जिसे संत समाज में, जिसे आप कह लें कि जो साधुओं का एक बहुत बड़ा एक प्रभाव मंडल है, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में है, उसमें अगर कोई एक सबसे बड़ा नाम आप जिन्हें कहें, उसमें आचार्य नरेंद्र गिरी का नाम है। वो चाहे अयोध्या की बात कर लें, चाहे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बात कर लें, सब जगह इनकी उपस्थिति और इनकी आवाज सुनी जाती रही है। मैं फिर दोहराता हूं कि जो भी बड़े राजनीतिज्ञ हैं इस देश के, जब भी वो प्रयागराज जाते रहे हैं, उनकी मुलाकात उनके साथ ये जरूर दिखाई देंगे। और उसमें किसी भी पार्टी का कोई नुमाइंदा हो, कोई बड़ा नेता हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्होंने किसी के साथ कभी कोई भेदभाव किया हो कि अगर ये बीजेपी के नहीं है, दूसरे दलों के हैं तो उसके साथ नहीं जाएंगे। बाकायदा कुंभ में जब अखिलेश यादव ने स्नान किया था तो वो भी साथ साथ उनके मौजूद थे, और अखिलेश यादव उनको एक अलग तरीके से उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा थी। कई दिनेश मौकों पर शर्मा जी डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है महंत नरेंद्र गिरी जी का, और क्या जानकारी देंगे? कमरे के भीतर फांसी से लटकता हुआ उनका शव पाया गया है, और किस तरह की जानकारी, क्योंकि उनके जितने भी चाहने वाले लोग हैं, जो उनको जानने वाले लोग हैं, इस बारे में वो आपसे विस्तार से जानना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं। नहीं, मैं अभी मैं प्रवास से लौटा था और उसी समय एयरपोर्ट पे मुझे ये सूचना जब मैंने सुना तो मेरा मन और मस्तिष्क बिल्कुल स्तब्ध सा हो गया कि महाराज जी भी हम सबके बीच में नहीं हो सकते, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही उनका कड़कड़ाती आवाज में मुझे एक निर्देशित भाव में उनका फोन मुझे प्राप्त हुआ था, और वो बोल रहे थे कि बहुत दिन हो गया तुम प्रयागराज नहीं आए हो, जल्दी आओ भाई, बजरंगबली का दर्शन करो और यहाँ आप आके संगम को स्नान करो। तो मैंने कहा महाराज जी थोड़ा सा व्यस्त हूँ,
बोले कि आप व्यस्तता तो नेतागिरी में चलती रहेगी, लेकिन भगवान के प्रति आप बुलावा को स्वीकार करो। महाराज जी एक अक्खड़ स्वभाव के थे, एक निर्विवाद व्यक्ति थे, सबकी चिंता करने वाले थे और धर्म के प्रति आस्थावान उनका जो स्वभाव था वो पूज्य रामचंद्र परमहंस जी का याद दिलाता था। उस स्वभाव के थे जो सबको साथ में लेके चलते थे। दिनेश जी, एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, मानसिक तौर पर परेशान होने का उसमें जिक्र है। दिनेश जी, अब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि क्या होगा आगे उस पर विश्लेषण जब तक मैं पता नहीं कर लूं तब तक मैं उसमें अधिकृत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होगा। लेकिन महाराज जी से जब भी वार्ता हुई तो मुझे एकदम संतुलित भाषा शब्दों में बोलते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ कि महाराज जी अस्वस्थ थे, ये तो बात बीच बीच में आती रहती। कोरोना के बाद वो काफी एक स्थिति में ऐसा भी लग रहा था, मेरा हालचाल के लिए जब फोन किया उन्होंने, वो भी कोरोना से संक्रमित थे, मैं भी अस्पताल में था, और जब मुझे फोन किया तो लग रहा था वो कुछ बातों को भूल रहे हैं। लेकिन बाद में जब उनका दोबारा फोन आया तो सारी स्मृतियां उनकी बिल्कुल ताजा थी और वो श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के बारे में उद्बोधित कर रहे थे, तो कहीं प्रयागराज के कुंभ के बारे में वो अपने संस्मरण सुना रहे थे। महाराज बिल्कुल जिसको कहना चाहिए एक निर्विवाद व्यक्तित्व के स्वभाव के थे और विनोदी स्वभाव के महंत थे। वो साधु संत होने के बावजूद व्यक्तियों के तरह व्यवहार करते थे, छोटों के साथ छोटे की तरह और वरिष्ठों के साथ वरिष्ठ की तरह। और मैं समझता हूँ कि महंत जी का जो भी स्वास्थ्य रहा होगा तो उनके परिचित लोग बता पाएंगे इधर का जी। लेकिन मैं जब भी उनसे बात किया तो महाराज जी का आशीर्वाद निरंतर मिलता था, महीना डेढ़ महीना में। जी। वो अब स्वयं से आप फोन कर लोगों लेते के थे अगर सामने हम भी लोग ये ना बड़ी करें। चुनौती होगी कि अगर सुसाइड नोट मौके से बरामद हुआ है, मानसिक तौर पर परेशान होने का जिक्र उनकी ओर से किया गया है, तो क्या वजह थी और वास्तव में क्या ये सुसाइड का ही मामला है या फिर कुछ और? फिलहाल के लिए शुक्रिया दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़े हुए थे।